हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? होप दैट यू ऑल आर वेरी वेल टुडे एट होम। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने कल चर्चा करी थी कि लॉकडाउन में पढ़ाई करें, आप साथ साथ सारा काम करें, बट अपने घर पे थोड़ा फिजिकल वर्क भी करें। ठीक है ना, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज भी करें, वो बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर के छोटे मोटे काम में हेल्प करें। और सबसे मेन चीज़ बेटा, जैसे कल 2-3 स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल या मैसेज आए थे कि सर स्कूल कब रीओपन होंगे, कब क्लासेस लगेंगी है, फलाना ढिमकाना है। तो बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑफिशियली नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कुछ दिन पहले सीबीएसई की नोटिफिकेशन ज़रूर आई थी, उसकी वेबसाइट पर आप लोग भी देख सकते हो जाके। वहाँ पर लिखा हुआ था कि भाई जो जब तक लॉकडाउन है, जब तक गवर्नमेंट का लॉकडाउन है, तब तक एजुकेशन लाइन में लॉकडाउन रहेगा। बट जैसे अगर 3 मई को गवर्नमेंट लॉकडाउन हटा देती है तो उसके कुछ वीक बाद तक भी स्कूल कॉलेजेस में लॉकडाउन रहेगा। तो लेकिन एग्जैक्ट डेट वहाँ पे नहीं दी है कि हम कब रीओपन करेंगे स्कूल को। तो वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, कोई भी नहीं बता सकता है। तो उसके लिए समाधान हमने डिजिटल प्रोसेस करा हुआ है स्टूडेंट, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बोलते हुए आया हूँ, अगर आपको कोई ये वीडियो लेक्चर देखने में इशू हो, कोई परेशानी हो, तो आप मेरे तक रीच आउट कर सकते हो। जैसे कल 2-3 बच्चों से मैंने कांटेक्ट करा है, तो उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी। जैसे कोई गांव में है तो गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा, इस वजह से नहीं देख पा रहा, या किसी के पास फ़ोन नहीं है, फादर बाहर है, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स थी उनकी। तो होपफुली मैंने वो रिजॉल्व कर दी है। ठीक है, तो अब वो लेक्चर देखेंगे। ठीक है ना, अब वो हो गया रिजॉल्व। तो मैं आपसे यही चाह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जो अब भी किसी कारण से वीडियो लेक्चर नहीं देख पा रहे हैं, वो बच्चे मेरे तक रीच आउट करें, मुझे अपनी प्रॉब्लम बताए, इशू बताए। हो सकता है कि मैं उसका समाधान निकाल दूँ। और अगर 1% उसका समाधान नहीं भी निकाल पाऊंगा, तो मैं एटलीस्ट आपको इतना बता दूंगा कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा कि उसका समाधान निकले, किसके पास रीच आउट करना पड़ेगा कि उसका समाधान निकला। क्लियर है ना स्टूडेंट? लेकिन वेयर एंड टीयर से आपको कनेक्ट तो होना ही पड़ेगा डिजिटल प्रोसेस पे। ठीक है ना, आपको कुछ ना कुछ, मतलब आप चाहे कुछ करो, चाहे आप कुछ ना करो, चाहे आपके मन में हो चाहे नहीं हो, आपको इस लर्निंग प्रोसेस के अंदर कनेक्ट होना ही पड़ेगा। ये आप समझ लो नीड है, मेरी भी और आपकी भी। ठीक है ना। मेरी नीड इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ईयर एंड पर आपको कोई दिक्कत हो, स्कूल रीओपन हो तो आपको कोई दिक्कत हो, सिलेबस से लेकर आप स्ट्रेस में जाएं, आप बर्डन फील करें। ठीक है ना। आपके लिए प्रॉब्लम ऐसा है कि बेटा बहुत सारा वर्क जुड़ जाएगा। ठीक है ना। आप एक सेम टाइम पर क्या क्या चीज़ें करेंगे, पैनिक हो जाओगे, एग्जाम आने वाले हैं, मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा काम डेली करते रहिए। ठीक है ना। तो इससे क्या है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन सीखा था। हमने सीखा था ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है, और हमने सीखा था इसकी इम्पोर्टेंस की, ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या फ़ायदा है ना, ऑर्गेनाइजिंग से क्या क्या फ़ायदा मिलता है एक मैनेजमेंट को। तो ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या था, ये सेटिंग अप ऑफ स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क, ये एक ढांचा बनाती है मैन पावर का। क्या क्या फ़ायदे थे इससे? इससे फ़ायदा था हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इससे फ़ायदा था हमें कि एक ढंग का वर्किंग रिलेशनशिप बनता है। इससे फ़ायदा था हमें कि हम चेंजेस को जल्दी से अडॉप्ट कर पा रहे थे। ठीक है, इससे फ़ायदा था डिसिप्लिन क्रिएट होता था। इससे फ़ायदा था अच्छा इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ठीक है ना। तो ये कुछ फ़ायदे थे, मैंने आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड करवा दिए थे, तो आप सब लोगों ने देख लिए होंगे और ढंग से समझा भी दिया था। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो, तो वीडियो को रिपीट करके देख सकता है, या फिर मेरे तक रीच आउट कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस या ऑर्गेनाइजिंग की स्टेप्स के बारे में। ठीक है, तो अपनी बुक नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, टॉपिक का नाम डाल लीजिए और आज की डेट डाल लीजिए। चलो चलते। तो स्टूडेंट आज की डेट डाल लीजिए, चैप्टर का नाम डाल लीजिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, और जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर स्टूडेंट? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, या प्रोसेस की बजाय आप इसको स्टेप्स भी बोल सकते हो। ठीक है, स्टेप्स। तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, इस बार एग्ज़ाम में नहीं आई है, या सॉरी अभी नहीं आई है ये कह नहीं सकते हैं, मतलब पिछले तक ये अभी तक नहीं आई थी, अब इस बार के एग्ज़ाम में आ जाए मैं कह नहीं सकता हूँ। पीछे तक तो ये अभी तक आई नहीं है, पिछले 2-3 फाइनल एग्ज़ाम्स में, तो इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस बार के एग्ज़ाम में आने में। और अगर इस बार में भी अगर नहीं आएगी तो फिर नेक्स्ट में तो डेफिनेटली आएगी। तो जो स्टूडेंट 12th क्लास में जो पिछली 12th क्लास में थे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ध्यान दें कि टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये लास्ट एग्ज़ाम्स में नहीं आया था, तो स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि क्या क्या स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहला जो स्टेप है जो ऑर्गेनाइजिंग का, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क कि सबसे पहले स्टूडेंट काम पहचाना जाता है। भाई आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको एम्प्लॉयज़ का अंदाज़ा लगाना है कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। अब बेटा मैंने कल आपको बताया था कि एम्प्लॉय का अंदाज़ा कितने चाहिए वो कैसे लगा सकते हो आप, वो तभी तो लगा सकते हो जब आपको पता हो कि आपके पास काम कितना है। आपको काम का पता होगा कि मेरे पास काम इतना है और इस काम को करने के लिए इतने आदमी चाहिए। ठीक है ना, तो एम्प्लॉय का आप अंदाज़ा कितने चाहिए, कहाँ पर चाहिए, कैसे लगा सकते हो कि काम कहाँ पर। ठीक है ना, काम कहाँ पर है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कल बताया था कि मैं घर पे हूँ, 10-15 बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मुझे बेड, अपना जो बेड है वो मतलब खिसकाना है, इधर से उधर रखना है। तो अब बेड के लिए एक जना तो मैं हूँ, 3 और चाहिए, 3 लोग ही चाहिए। तो सबसे पहले मैंने काम देखा कि मैंने क्या किसकी जगह चेंज करवानी, बेड की, काम देखा। अच्छा, फिर काम देखा तभी तो मुझे पता लगा कि मुझे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 3 लोगों की, 3 बच्चों की। तो 3 बच्चे हैं तो मैं बाहर जाके 3 को ही तो बुला के लाऊंगा, सारे 10-12 को थोड़ी ना बुला के लाऊंगा। ठीक है ना, ऐसे कोई भी है, जैसे घर में भी आप देख रहे हो, जैसे मान लो शादी का माहौल है, शादी के माहौल में बहुत सारे काम होते हैं भाई, जैसे लेट सपोज सब्जियां लेके आनी है, ठीक है, लेट सपोज भाई कुछ और काम करना है, तो फैमिली मेंबर देखते हैं भाई इस काम को, जैसे कार्ड बांटने हैं तो भाई कार्ड बांटने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। तो काम देखा जाता है, पहले काम को असेंबल करा जाता है, फिर काम असेंबल यानी कि काम इकट्ठा आप जब देख लेते हो कि आपके पास काम कितना है, उसके बाद आप करना शुरू कर दो। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, सबसे पहले मैनेजर जो क्या करेगा वो आइडेंटिफाई करेगा काम को कि मेरे पास काम है कितना। जैसे मान लो मैं रेस्टोरेंट अगर खोलूँ तो मैं देखूंगा भाई मेरे पास बर्तन धोने वाले चाहिए, मेरे को शेफ़ चाहिए, मेरे को अकाउंटेंट चाहिए, मेरे को वेटर चाहिए, ठीक है, मेरे को साफ़ सफाई वाला चाहिए, तो इतने काम है मेरे पास, तो फिर उस हिसाब से लोग चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, उन सब काम को, सारे काम को जब मैं देख लेता हूँ, इकट्ठा कर लेता हूँ, तो फिर उन्हें डिवाइड कर देता हूँ, डिवीज़न ऑफ वर्क, उन्हें एक ग्रुप्स में क्या कर देता हूँ, डिवाइड, डिवीज़न ऑफ वर्क, काम को बांट देता हूँ। कुक वाले का अलग काम हो गया, बर्तन धोने वाले का अलग काम हो गया, साफ सफाई वाले का अलग काम हो गया, अकाउंटेंट का काम अलग हो गया, सबको क्या कर देता हूँ, ग्रुप। फिर उनको ग्रुप में करने के बाद उनका सबका डिपार्टमेंट बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, डिपार्टमेंट। जैसे भाई टीचर को ग्रुप कर दिया, जैसे कॉमर्स के टीचर अलग, साइंस के अलग, भाई साइंस वालों को नाम दे दिया साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स वालों को कॉमर्स डिपार्टमेंट। नीचे जो सुनील सर बैठते हैं और भाई वो दूसरे सर क्या नाम है उनका, वो बैठते हैं, राकेश सर, तो उनको अकाउंट डिपार्टमेंट नाम दे दिया। ठीक है ना, तो तो जैसे मैंने ग्रुप करा, काम को अलग अलग डिपार्टमेंट दिए। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही तो डिपार्टमेंट बने रहते हैं भाई, डिपार्टमेंट बने होते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट तो उसमें फाइनेंस वाले लोग रहेंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट अकाउंट वाले, एचआर डिपार्टमेंट मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स वाले लोग हैं जो रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं वो लोग आदमी रहेंगे। एडमिन डिपार्टमेंट यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं वो सारे डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। तो काम देखा, काम को बांट दिया और डिपार्टमेंट्स बना दिए। क्लियर है स्टूडेंट, डिपार्टमेंट बना दिए, डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो कि थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप इसके अंदर है कि अब जब डिपार्टमेंट बना दिया तो अब किस डिपार्टमेंट को क्या काम करना है ये भी तो बताना बहुत ज़रूरी है। तो असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट्स मतलब होता है सौंपना, काम सौंपना। ठीक है ना, असाइनमेंट, असाइन मतलब होता है काम सौंपना। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज यानी किस डिपार्टमेंट को क्या ड्यूटी निभानी है ये बांटना।
ठीक है, ये बांटना ये भी बहुत ज़रूरी है भाई। डिपार्टमेंट तो आपने बना दिए, लेकिन किस डिपार्टमेंट को काम क्या करना है ये नहीं बताया, तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए फोर्थ स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी यानी काम बांटना। ठीक है, और फिर उसके बाद फिफ्थ स्टेप है बेटा रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब है रिपोर्टिंग का मतलब है रिपोर्ट देना। ठीक है, रिपोर्ट देने का क्या मतलब है कि जो काम आपको दिया गया था, जो काम असाइनिंग ड्यूटी यानी डिपार्टमेंट्स को दिया गया था, वो डिपार्टमेंट रिपोर्ट देते हैं डे एंड पर या महीने के आखिर में या साल के आखिर में अपने बॉस को, अपने सुपीरियर को, कि जी आपने जो काम दिया था हमने करा है नहीं करा है तो कितना करा है, नहीं करा तो कितना नहीं करा और क्यों नहीं करा। ठीक है, एरर है कि नहीं, मतलब जो भी काम इसको मिला है, असाइनमेंट हुआ है, असाइनमेंट ड्यूटी, इस काम का फीडबैक देना है, रिपोर्ट देनी है कि जी आपने काम दिया था, हमने कर लिया, वक्त से पहले कर लिया, इतना कर लिया, इतना नहीं कर लिया, ये एरर आई, मतलब पूरी जानकारी आपको देनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके घर वाले आपको कोई काम देते हैं कि बेटा ये काम कर दो, तो जो फिर आप जब थोड़ी देर बाद वो आते हैं आपसे पूछते हैं हाँ जी मैंने ये काम दिया था, तो आपको बताते हो कि आपने काम दिया था, मैंने कर लिया, ये नहीं हुआ या ये हुआ तो इसमें ये गड़बड़ हुई, तो मतलब जो भी उसका फीडबैक होगा उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। क्लियर स्टूडेंट? तो मैं एक बार प्रोसेस को मर्ज कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई यानी कि आपको काम आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई वर्क। फिर उस वर्क को क्या करना है, आपने डिवाइड करना है, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, फिर डिवाइड करके उसको डिपार्टमेंट में बांट देना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट में बांटने के बाद उनको ड्यूटी असाइन कर देनी है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी की भी किसको क्या काम करना है, और काम करने के बाद उससे रिपोर्टिंग लेनी है डे एंड पर, हाँ भाई किस डिपार्टमेंट ने कितना काम करा है जो मैंने दिया था। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये थी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस कि ऑर्गेनाइजिंग को स्टैब्लिश कैसे करना है। ठीक है, इसमें एक सबसे जरूरी चीज आती है स्टूडेंट, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है, एक मैन पावर का स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है। मैन पावर का क्या करा जाता है, स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है, एक ढांचा यानी कि फ्रेमवर्क तैयार करा जाता है। उस फ्रेमवर्क में क्या होता है, उस फ्रेमवर्क में आप चार्ट बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनाते हो, चार्ट। क्या बनाते हो, चार्ट। अच्छा, एक वर्ड आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है बेटा ये वर्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? इस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई सुपीरियर है, कोई बॉस है, बॉस या फिर कह सकते हो सुपीरियर। वो सुपीरियर जो है या बॉस जो है, वो अपने नीचे कितने लोगों को हैंडल कर सकता है। जो इस सुपीरियर के नीचे जो लोग होते हैं ना बेटा, उसको बोलते हैं सबॉर्डिनेट्स। जो मतलब सबॉर्डिनेट मतलब जो किसी के अंडर काम कर रहे हो, जैसे तो इस सुपीरियर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स अच्छे से काम कर पाएंगे उसे कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कि भाई एक सुपीरियर के अंदर कितने लोग अच्छे, हो सकता है भाई ये कम सक्षम हो, ठीक है, कम टैलेंटेड हो, एक या दो कोई हैंडल कर पाता हो, या कोई और ज़्यादा टैलेंटेड हो, वो 4-5 हो, कोई और ज़्यादा टैलेंटेड हो 10 जनों को। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि कोई सुपीरियर अपने नीचे कितने सबॉर्डिनेट को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है, इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, वो होते स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर स्टूडेंट? तो जो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर ये चार्ट बनाना, मैन पावर का चार्ट बनाना, फ्रेमवर्क बनाना। कि भाई जैसे मैं बना के बताता हूँ एक छोटा सा आपको चार्ट। जैसे मान लो हमने भाई स्कूल का ही चार्ट बनाया मैन पावर का। क्या है वो चार्ट? सबसे पहले होगा प्रिंसिपल, फिर जी होंगे वाइस प्रिंसिपल, फिर उसके बाद 3 कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, फिर 3, मैं असल एक्चुअल बता रहा हूँ आपको चार्ट, आप देखना। ठीक है, 3 कोऑर्डिनेटर। अब ये कोऑर्डिनेटर हैंडल करेंगे पीआरटी के टीचर्स को। ठीक है, पीआरटी के मान लो 5 टीचर है, लेट्स से एग्जांपल ले रहे हैं, 5 टीचर्स हैं पीआरटी के। ये कोऑर्डिनेटर टैकल करेंगे टीजीटी के टीचर्स को। टीजीटी मान लो टीजीटी के 10 टीचर्स हैं, 10 हैं टीजीटी के। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेटर टैकल करेगा पीजीटी के टीचर्स को, मान लो 15 पीजीटी के टीचर्स हैं। तो ये चार्ट बन गया ना स्टूडेंट्स, ये क्या बन गया, चार्ट बन गया ना।
तो स्टूडेंट ये है ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये ढांचा, ये चार्ट है, और ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है कि भाई ये जो सुपीरियर है ये अपने नीचे कितने सबऑर्डिनेट्स को टैकल कर पा रहे हैं। ऐसे जो एक एमएनसी होती है वो अपने नीचे बहुत ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे नीचे से चार्ट लेके चलते हैं, सबसे नीचे होता है उसमें एसोसिएट। अब भाई 4-5 एसोसिएट होते हैं, ठीक है ना, 4-5 एसोसिएट होते हैं, उनको टैकल करता है एक सीनियर एसोसिएट, ठीक है। सीनियर एसोसिएट 2-3 होते हैं, ठीक, तो ऐसे सबके नीचे 4-5 एसोसिएट होते हैं। फिर इनको टैकल करता है एक टीम लीड, टीम लीडर भी 2-3 होते हैं, उनके नीचे भी ऐसे ही होंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर होता है एक जूनियर मैनेजर, एक होता है मैनेजर, एक होता है सीनियर मैनेजर, एक होता है जर्नल मैनेजर, फिर होता है वाइस प्रेसिडेंट, फिर होता है प्रेसिडेंट। ऐसे करके ये हायरार्की होती है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग ढांचा तैयार करता है, मैं डे 1 से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि कौन सा सुपीरियर अपने नीचे कितने लोगों को एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, जबरदस्ती नहीं, एफिशिएंटली यानी अच्छे से काम करवा सकता है। तो स्टूडेंट ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या है ये? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बता देता हूं, ये 2 टाइप के हैं। एक होता है फंक्शनल, एक होता है फंक्शनल, एक होता है डिविजनल। तो 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल और डिविजनल जो ये 2 टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही, और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इस बार के एग्जाम में भी इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर या फिर डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इनके बारे में जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कल, ठीक है। कल हम कवर करेंगे फंक्शनल को, और उसके नेक्स्ट डे हम कवर करेंगे डिविजनल को। फंक्शनल में मैं बता देता हूँ, फंक्शनल में जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, जो चार्ट बनाया जाएगा, वो लोगो यानी एम्प्लॉइज के फंक्शंस के आधार पर होगा कि कौन आदमी क्या फंक्शन करता है। फाइनेंस का काम करता है तो उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अकाउंट का काम करता है तो अकाउंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। मार्केटिंग का काम करता है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में। ऐसे समझ रहे हो ना कि जो एम्प्लॉय जो फंक्शन करता होगा उसको उस डिपार्टमेंट में डाल दिया जाएगा। और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होगा? डिविजनल स्ट्रक्चर में जो डिवीजन होगा, जो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वो किसके आधार पर बनाया जाएगा? प्रोडक्ट के आधार पर। किसके आधार पर बनाया जाएगा? प्रोडक्ट के आधार पर। समझ रहे हो ना मेरी बात? प्रोडक्ट के आधार पर। अभी फिलहाल आपको खैर समझ नहीं आएगा तो जबरदस्ती हाँ मत भरो, ये चीजें आपको जब मैं डिविजनल डीप में जाऊंगा तब आपको ये चीज समझ में आएगी। हाँ, फंक्शनल बहुत इजी है जो कि हम कल कवर करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही टॉपिक कवर करा है हम लोगों ने, तो यही मोर देन सफिशिएंट है। आप ये पढ़ें, इस चीज को समझे, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।